नमस्कार। सरकार ने हाल ही में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसका कि बजट में ऐलान किया गया था, उसको अप्रूवल दे दिया है। अनिश्चित दौर में इसके जरिए एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बल देने की कोशिश की गई है। मिशन का फोकस एमएसएमईज, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स और लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों पर है। इसके साथ ही एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी हरी झंडी मिल गई है और ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इन डेवलपमेंट्स के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए वी आर जॉइंड बाय अ पावर पैनल। आइए स्वागत करते हैं विनोद कुमार, प्रेसिडेंट इंडिया एसएमई फोरम; राहुल अलुवालिया, फाउंडर डायरेक्टर, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फेड; प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आईएफटी; और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू एसएमई। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर जोशी के साथ। प्रोफेसर जोशी, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये कॉम्प्रिहेंसिव और डिजिटल ड्रिवन फ्रेमवर्क मुहैया कराया गया है। तमाम तरह की स्कीम्स की जगह अब सिंगल आउटकम बेस्ड योजना पर जोर होगा। ग्लोबल ट्रेड में उठापटक के बीच एमएसएमईज को इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए? भारतीय एक्सपोर्ट आज एक अनप्रेसिडेंटेड समस्या से गुजर रहा है। बहुत ही बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क का यूज किया गया है और जैसा कि बजट 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया था एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, तो अब ये फाइनल शेप इसने लिया है और 25,000 और 60 करोड़ का लगभग इसके अंदर 6 साल के लिए प्रावधान किया गया है। और इसके अंदर दो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी पहले, कि उसके अंदर एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, दोनों वो सबमर्ज किया है और उसमें एक्सपोर्ट के अंदर इट मेक्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव। क्रेडिट के लिए, फैसिलिटीज के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और उसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर भी फिक्स किए गए हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, जिसके अंदर रोजगार परक है और उसके एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ा है, तो ये उसको कॉम्पिटिटिव बनाने की दिशा के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा और ये हमको बेसिकली भारत के एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाएगा, न केवल अमेरिका में बल्कि अन्य बाजारों में भी। इक्विलाइजेशन स्कीम जो है उसको जब विड्रॉ किया गया तो निर्यातकों की तरफ से बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि अगर वो दिया जाए तो एटलीस्ट दे नीड टू बी गिवन ए लेवल प्लेइंग फील्ड, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर उनको दिया जाए और उस स्कीम के अंदर वो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक प्रयास किया गया है। स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विनोद जी, ये मिशन कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क में काम करेगा और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और दूसरे अहम स्टेक होल्डर्स मौजूद रहेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और राज्य सरकारें भी शामिल होंगी। यानी स्टेक होल्डर्स एक टीम की तरह ब्रांड इंडिया को बूस्ट करेंगे। हम देख रहे हैं कि मिशन का फोकस फाइनेंस के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल एनेबलर्स पर भी होगा। ये कितना अहम होगा? ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन 25,060 करोड़ का जो एलोकेशन किया गया है, ये सही समय पे किया गया है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल अनसर्टिनिटीज हैं यूएस टैरिफ्स के, या अभी भी बड़ा वॉलेटाइल सा एक्सपोर्ट मार्केट है, हम लोग कई सारे मार्केट्स पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में ये इमीडिएटली लाना इज इम्पोर्टेंट। ये पहली बार है जब कोई एक मिशन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है सिर्फ फंडिंग नहीं है, बट एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोसिस्टम ये मिशन ला रहा है। और कई सारी स्कैटर्ड स्कीम्स थी हमारे पास, उन सबको दो पिलर्स में इकट्ठा कर रहा है। एक तो निर्यात बंधु, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स की हैंड होल्डिंग करने के लिए, और निर्यात प्रोत्साहन, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की, जो एक्सपोर्टर्स को चाहिए। मुझे लगता है इसमें रियल गेम चेंजर जो होगा वो वही होगा कि जब हर स्टेट एग्रेसिवली माइक्रो एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करे, उनको नर्चर करे, ताकि वो पहला एक्सपोर्ट कर पाए। राहुल जी, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के साथ साथ एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी अप्रूव किया गया है। इसके जरिए 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज की बात है। आपको ओवरऑल पिक्चर कैसी दिख रही है? क्योंकि
ग्रोथ के अगले चरण के लिए एक्सपोर्ट्स की भूमिका खास होगी। ये स्टेप काफ़ी अच्छा है एक्सपोर्टर्स के लिए, स्पेशली क्योंकि ये जो हमेशा एमएसएमई की कंप्लेंट रहती है उनको टारगेट कर रहा है कि मार्केट एक्सेस में इश्यूज हैं और एक्सेस टू क्रेडिट में इश्यूज हैं, और ये हमेशा ही स्मॉल एंड मीडियम और स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेस का इशू रहता है। ये दोनों चीज़ें, क्रेडिट मिलना आराम से और फॉरेन मार्केट्स को एक्सेस करना, एंड इन दोनों के लिए ये स्कीम अगर अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। काफ़ी एनकरेजिंग सीन्स लग रहे हैं, एटलीस्ट यूएस प्रेसिडेंट ने भी काफ़ी एनकरेजिंग चीज़ें बोली हैं इंडिया के बारे में कि हमारा जो पूरा नेगोशिएशन स्टाइल है और सिस्टम है वो फिर से यूएस के साथ टेकअप हो रहा है। एटलीस्ट इन टैरिफ्स के थ्रेट की वजह से और इन टैरिफ्स के एप्लीकेशन की वजह से हमने क्राइसिस मोड में एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्राइसिस रहे ना रहे, ये सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। वी आर होपिंग दैट ये होलिस्टिक जो अप्रोच है सरकार ले रही है एंड दिस विल शो रिजल्ट्स, एंड गिवन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। डॉक्टर कुमार, निर्यात प्रोत्साहन के जरिए एमएसएमईज के लिए अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस पर जोर रहेगा। इस कॉम्पिटिटिव दौर में इस मोर्चे पर माइक्रो उद्यमियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? एमएसएमईज को एक्सपोर्ट के लिए इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है गवर्नमेंट सपोर्ट की और क्रेडिट फैसिलिटीज की। गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत अच्छी है और इस समय एमएसएमई सेक्टर की नीड भी बहुत है। इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा प्रैक्टिकल वे में, वो एक इशू है। जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी बात, जो ये जो क्लब की गई हैं स्कीम्स, मार्केटिंग एक्सेस और क्रेडिट की, सब्सिडी की, इनको इस तरह से बताया जाए कि लोगों को पता लग सके कि ये किस तरह से वो अवेल कर सकते हैं इस स्कीम को। तो ये एक इशू रहेगा। पर मेरे विचार से ये जो प्रोत्साहन है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, दोनों अच्छी स्कीम है और इसको इम्प्लीमेंट करने में जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। विनोद जी, आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं और ई कॉमर्स निर्यात लोकल से ग्लोबल में कई संभावनाएं खोल रहा है। ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड्स की बात कही गई है, लेकिन देखा यह गया है कि क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट चार्जेस काफी ज्यादा रहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के समय किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा? देखिए सौरभ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ई कॉमर्स भारत में सबसे बड़ा इमर्जिंग गेटवे बन रहा है फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स के लिए। और आपने अनाउंसमेंट्स तो सुनी होगी जहां पे अमेज़न ने बोला है कि उनका क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स करीबन $20 बिलियन पहुंचा है इस साल में, और जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 85% एमएसएमई ड्रिवन है। देखिए, हमको खुद लग रहा है कि राइट पुश के साथ ये जो ई कॉमर्स क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट है, ये करीबन $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। मतलब आप समझिए 10 गुना की बढ़त मिल सकती है उसको 2030 तक। पहले तो कि जो डेडिकेटेड क्रेडिट कार्ड्स ई कॉमर्स सेलर्स के लिए या क्रेडिट एनहांसमेंट नए मार्केट्स में जाने के लिए डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू है। मुझे लग रहा है कि जैसे ऑलरेडी एमएसएमई क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी वाजिब इंटरेस्ट के दाम है, वैसे ही इसमें भी वही होगा। अगर नहीं होगा तो ये ऑब्वियसली जो भी मार्जिन्स माइक्रो एंटरप्राइजेस के पास हैं, इवन इन लो वैल्यू हाई वॉल्यूम एक्सपोर्ट कैटेगरीज, वो पूरे का पूरा निकल जाएगा। तो फिर वो क्रेडिट कार्ड देना या ना देना एक ही बात है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स को कैप किया जाएगा वाया सबवेंशंस एंड अदर मैकेनिज्म्स। तो उससे मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर एनुअली देखें तो इनसाइड 5 to 6% का इंटरेस्ट रेट रहेगा एनुअली ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स हब्स की। तो वो जल्दी से जल्दी लगाए जाएं ताकि और बहुत सारे लोगों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो पाए। सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। देखिए, ऑलरेडी वी हैव अ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम इन टेक्सटाइल, तो ऐसे ही एक स्कीम बाकी सब सेक्टर्स के लिए लानी पड़ेगी ताकि हमारे जो एमएसएमईज हैं वो
लेटेस्ट मशीनरी यूज करें, चाहे फिर वो पैकिंग के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, असेंबली के लिए हो, जिस भी काम के लिए हो। एसेंशियली वो हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है, जो बाहर जा रहा है, उसको कंपेटिटिव बनाए, उसको एफिशिएंट बनाए, और एक्सपोर्ट की जो रोड मैप है उसमें भारत से 1 करोड़ एमएसएमई जिस दिन एक्सपोर्ट करने लगेगा, और ऑटोमेटिकली यू विल बिकम द नंबर 1 एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। राहुल जी, जहां तक बात प्रोटेक्शनिज्म की है, इसको आप किस तरह से रीड करते हैं? प्रोटेक्शनिस्ट बातें बढ़ रही हैं, प्रोटेक्शनिज्म नेसेसरली बढ़ रहा है या नहीं, इट इज़ नॉट क्लियर। यूएस को छोड़ के, यूएस में तो डेफिनेटली टैरिफ्स हैव बीन इंक्रीज्ड, बट ग्लोबल ट्रेड को अगर हम देखें तो ये बढ़े ही जा रही है ईयर ऑन ईयर। ग्लोबल ट्रेड टुडे इज़ द हाईएस्ट इट हैज़ एवर बीन। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है कि दुनिया में दोस्त बनाए रखें, सबसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, एलाइज रखें, और सबको इंडिया को अपना दोस्त मान के चलें, स्ट्रेटेजिकली एलाइड रहें, ट्रेड एग्रीमेंट्स रखें, दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें, और ट्रेड को विन विन बना के रखें, जैसे कि ट्रेड हमारे लिए विन विन रहा है और दूसरे देशों के लिए विन विन रहा है। इसको हम हमेशा याद रखें, यही ज़रूरी चीज़ है। प्रोफेसर जोशी, सरकार ने ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स पोर्टल को भी लॉन्च किया है। आप मानते हैं इससे स्मॉल बिजनेसेस को ट्रेंड्स को समझने, नए बाजारों तक पहुंचने और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलेगी? आपकी राय? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जो ट्रेड एनालिटिक्स फ्रेमवर्क अभी जो मतलब भारत सरकार ने अनाउंस किया है। इट्स ए पब्लिक फ्रेमवर्क, और आप इसके अंदर देखिए कि अभी भी सबसे पहले एमएसएमई को पता होना चाहिए कि वो बाजार में किस बाजार में अपना माल बेचे, उसके बाद किस बाजार में उसका माल कॉम्पिटिटिव है, उसके अलावा कि ट्रेंड उस बाजार की क्या है, आज क्या है, कल क्या है, और मे बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, 6 महीने में क्या होगी, 1 साल में क्या होगी। तो अपना दूसरा, एक एक्सपोर्टर को ये पता होना चाहिए कि किस बाजार में उनकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए कि वेदर दोज प्रोडक्ट्स आर कॉम्पिटिटिव इन दोज मार्केट्स और नॉट। सो मार्केट आइडेंटिफिकेशन एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनको डेटा की जरूरत होती है। भारत का ट्रेड एनालिटिक्स नया डेटाबेस इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स जो नया बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये इट विल फैसिलिटेट द ईज ऑफ एक्सपोर्ट, एंड फॉर एक्सपोर्टर्स को ये आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि उनको अपना माल कहाँ बेचना है। उसमें नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में भी सूचना है, उसके अंदर अनेक बाजारों के बारे में भी सूचना है, और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एंड इजी टू हैंडल डेटाबेस है, ऑन टाइम इंफॉर्मेशन देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड फैसिलिटेशन के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर कुमार, जिस तरह से इंडिया एफटीए के फ्रंट पर कई रीजन्स के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल इन नई संभावनाओं के बारे में भी एमएसएमईज को अवगत करेगा। पर इसमें और किस तरह के हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि माइक्रो उद्यमी तो अपने रोजमर्रा के कारोबार में ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। कि मार्केट इंटेलिजेंस और मार्केट में जो इंफॉर्मेशन है एक्सपोर्ट के लिए, वो पूरी तरह अवेलेबल नहीं है। एक्सपोर्टर्स को भी नहीं मालूम, और नए जो लोग एंटर करना चाहते हैं एक्सपोर्ट में, उनको भी नहीं मालूम। तो ये जो एक इंफॉर्मेशन पोर्टल है, इससे सुविधा तो होगी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जगह जगह प्रोग्राम्स करके, और ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो इंफॉर्मेशन है एक्सपोर्ट के लिए, ये अवेयर करा सकती है कि कहाँ पे कौन सी कंट्री में क्या इम्पोर्ट हो रहा है, कि किन प्राइसेस पे हो रहा है, उसकी जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या है। तो इसके लिए नेचुरली रीच आउट करना पड़ेगा एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी के पास, और इसके लिए गवर्नमेंट को और अधिक मेजर्स, प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। विनोद जी, मिशन के जरिए एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग पर सपोर्ट और शेड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने की बात कही गई है। कॉम्पिटिटिव बनने के लिए यह अहम कड़ी होगी। इसको कैसे गति दी जा सकती है? ग्लोबल इंटेलिजेंस पोर्टल, जहां पे हमारे एमएसएमईज को हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें तो सवाल ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि नए एक्सपोर्टर्स बने और नए एक्सपोर्टर्स मार्केट में आए और एक्सपोर्ट करें, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑन एन एवरेज करीबन 13 से 14% होता है एक्सपोर्ट वैल्यू का।
अब यही अगर हम वियतनाम लें या और भी कोई कंट्री ले तो 6 या 7% उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। हमारे यहाँ पे वेयर हाउसिंग में बॉटल नेक जो है, डिले इन फुलफिलमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो करीबन 20 से 30% आता है। जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही थी, जिसका पायलट कर रही थी, उसको हर इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बनाना चाहिए इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर मोर टाइम। शेयर्ड वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसको इनलैंड ट्रांसपोर्ट, ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट, ओवरसी ट्रांसपोर्ट, ये डायरेक्टली जैसे गतिशक्ति की जो पहल थी उससे कनेक्ट करके, ताकि हमारे जो कॉस्ट शेयरिंग मॉडल्स हैं, चाहे फिर वो वेयर हाउस में हो, आईसीडी में हो या रेड रोल फ्रेट, ये सब जितना भी हो, वो सब एक कंपोजिट मैकेनिज्म बनना चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जो पहल है कि भाई हमारा जो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का जो मैकेनिज्म है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी आइटम है इफ वी वांट टू एक्चुअली बिकम अ रियल एक्सपोर्टर ऑफ वैल्यू इन द वर्ल्ड। एसएमई एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात होगी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की और कैपेसिटी बिल्डिंग की। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस का स्पेशल एडिशन। आज जायजा लिया जा रहा है ग्लोबल ट्रेड का। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार, राहुल अहलुवालिया, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी और डॉक्टर एचपी कुमार। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में उद्यमियों के सामने रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की चुनौती रहती है, इस पर आपका क्या नजरिया है? हमने एक नीति आयोग के साथ रिपोर्ट करी थी 2 साल पहले लगभग कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आसान हो, इनवॉइस रिकन्सिलिएशन आसान हो, और काफ़ी खुशी है कि लगभग 1-1.5 महीने पहले आरबीआई ने जो नए नोटिफिकेशन निकाले हैं उसमें जो इनवॉइस रिकन्सिलिएशन फॉर लेस देन 10 लाख है वो उन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया, तो आपको इनवॉइस टू इनवॉइस बेसिस पे करने की ज़रूरत है ही नहीं। जो रिटर्न्स को आसान करने की बात है वो भी आरबीआई कंसिडर कर रही है और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान करने को भी वो कंसिडर कर रहे हैं। मार्केट इंटेलिजेंस को गैदर करने में, एक पोर्टल बना के रखने में और उस पोर्टल को अप टू डेट रखने में, जब अगर हम सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और बहुत बेसिक रीजंस की वजह से, आज की सरकार की बात नहीं है, जनरली गवर्नमेंट पोर्टल्स जो हैं वो इन चीज़ों में एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, बहुत ही बेसिक रीजंस की वजह से। तो हमें एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर को, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा विनोद जी को ही, कि एसएमई फोरम जैसे फोरम्स को आगे बढ़ना चाहिए इस तरह के ट्रेड एनालिटिक्स को प्रेजेंट करने में, और सरकार को भी एक्चुअली इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट उनके अपने पोर्टल्स, कि वो पार्टनर कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ इस तरह के पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। विनोद जी, आपका जिक्र किया गया है तो आपकी तरफ से रिएक्शन तो बनता है। राहुल जी की बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी ने बिल्कुल सही बात करी। इनफैक्ट जब हम लोग ने कोशिश करी थी कि 3-4 साल पहले कि ये बने, तो हमारा रिक्वेस्ट यही था कि वी वुड बी वेरी हैप्पी टू मैनेज इट, वी वुड बी वेरी। और देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है। जैसे जोशी सर ने बोला अभी, अगर आप देखें तो आईटीसी का एक वर्ल्ड मैप का, ट्रेड मैप का पूरा उनका खुद का ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल है जो सबके लिए अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ अगर एक छोटा सा एमओयू कर ले, वी विल बी एबल टू यूज ऑल दैट, और हमको होस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यूएन कॉमट्रेड, डब्ल्यूटीओ, ये मतलब इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जो हमको इंडिया में लाने के लिए सिर्फ प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर कुमार, निर्यात दिशा के जरिए कैपेसिटी बिल्डिंग, क्वालिटी, कंप्लायंस और ब्रांडिंग पर सपोर्ट की बात है। चलते हुए आप एमएसएमईज को इस मोर्चे पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये निर्यात दिशा का जो नॉन फाइनेंशियल जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अब इशू किया है,
ये एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड मेजर्स थे एक्चुअली, पहले ही कर देने चाहिए थे, पर अब देर आए दुरुस्त आए। और इसके अंदर जो इनिशिएटिव्स मेंशन किए गए हैं, खासतौर से फॉरेन कंप्लायंसेस को करना, क्वालिटी इंप्रूव करना और भी जो मेजर्स हैं, ये आई थिंक ये बड़े हेल्पफुल होंगे एक्सपोर्ट को वृद्धि करने बढ़ाने में। और केवल एक इश्यू है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, अवेयरनेस नहीं है, जैसे पहले मैंने बताया। एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। आपने सही बताया कि उनकी जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनकी समस्याएं दूसरी हैं, पर जो नए लोग एंटर करना चाहते हैं वो भी बहुत आवश्यक है। उनको भी एक्चुअली उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके उनको भी हैंड होल्डिंग करना, उससे हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में काफी बढ़ोतरी होगी, मेरा ये मानना है। प्रोफेसर जोशी, लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहेंगे। जहां तक बात इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की है, नेगोशिएशंस काफी कॉम्प्लेक्स रही हैं। क्या इंडस्ट्री को 50% टैरिफ पर कुछ राहत की उम्मीद करनी चाहिए? आपका क्या आंकलन है? नहीं, I think there is a big predictability on this, that everything is very unpredictable about US. We can sign the agreement today, we can sign after 2 months or it may take more time. तो उसके लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि कब हमारा US से agreement sign होगा. But when it comes to preparedness, the government of India is completely prepared. Our negotiated teams have very well negotiated. और तो उसमें negotiation की problem नहीं है. Now these problem are geopolitical issues why the agreement is not being signed. जहां तक preparedness की सवाल है, वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, हम उनको कुछ देना चाहते हैं। गिव एंड टेक का इशू है, उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें से कुछ बात करना और नहीं करना दोनों ही जरूरी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इज अगेन ए स्ट्रेटेजी टू काउंटर द प्रॉब्लम जो हमको अमेरिका के द्वारा फेस हो रही है। तो हम अपने आप को कॉम्पिटिटिवनेस बनाने की हमने बात की है, हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात की है, हमने अपने निर्यात को कॉम्पिटिटिव बनाने की बात की है, और उसके अंदर ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आत्मनिर्भरता इन एक्सपोर्ट एंड फॉर इंप्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के स्पेशल सेशन में इतना ही। एमएसएमई कम्युनिटी के साथ इन डेवलपमेंट्स के मायने रखने के लिए विनोद कुमार, राहुल अहलूवालिया, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी और डॉक्टर एचपी कुमार, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।